हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, जो कि था इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 को। यूनिट 2 और 3 ये बहुत ही लार्जर कंटेंट वाला चैप्टर है, इसको लास्ट में करेंगे 2 और 3 को। और इसके आगे हम लोग ये सब को कंप्लीट कर लेते हैं 4, 5, 6, 7, 8 तक। ठीक है, उसके बाद में 2 और 3 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 को, जो कि है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और वेस्ट फ्रॉम शुगर मिल में जो वेस्ट प्रोडक्शन होता है, वेस्ट जो वहाँ से निकलता है, उस सब के बारे में जानेंगे। और उसमें कैसे वेस्ट को कंट्रोल किया जाता है वो सब के बारे में जानेंगे। ये टोटल 2 मार्क्स का चैप्टर है फ्रेंड। सो इसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस तरह से। सो फ्रेंड, यहाँ पे यूनिट 4 इंडस्ट्रियल वेस्ट कुछ इस प्रकार है। तो देखते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है। सबसे आगे ये समझते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी which includes any material that is rendered usually during a manufacturing process such as that of factories, mills and mining operations। देखिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, एक ऐसा वेस्ट, ये वेस्ट होता है जो इंडस्ट्री से प्रोड्यूस किया जाता है। जो इंडस्ट्री कोई भी काम को करता है, कोई भी मटेरियल को बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, जैसे मिल्स से और माइनिंग ऑपरेशन से, ये सब से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं। तो यही मिनिमम शॉर्ट डिफिनेशन है इंडस्ट्रियल वेस्ट का। अब इसके इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसका कुछ कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद में और भी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे आगे। तो देखिए, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वेस्ट वाटर को, वो देखते हैं। वेस्ट वाटर इज डिफाइंड एज any water that has been negatively affected in the quality by humans। देखिए, वेस्ट वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर होता है जो निगेटिवली अफेक्टेड होता है उसका क्वालिटी को, जो कि ह्यूमंस के द्वारा अफेक्ट किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर मतलब सिंपली कि ह्यूमंस के द्वारा जो अफेक्टेड वाटर होता है, जो उसका प्योरिटी को अफेक्ट होता है, क्वालिटी को अफेक्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर बोलते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। जैसे सबसे फर्स्ट को बोलेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर होता है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर आता है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं टर्बिडिटी, जो लाइट के बारे में, वहाँ पे कि लाइट जो रिफ्लेक्ट करता है उस सरफेस पे, उसी को टर्बिडिटी बोलते हैं। उसको मेजरमेंट को टर्बिडिटी के बारे में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं। फिर आता है कलर, फिर ओडोर, टोटल सॉलिड्स और टेम्परेचर, ये सब के बारे में हम लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं। फिर आता है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू केमिकल इम्प्यूरिटीज। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ड्यू टू केमिकल इम्प्यूरिटीज़ के कारण, तो वो देखते हैं। तो देखिए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD, टोटल ऑक्सीजन डिमांड TOC, और देखिए केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू केमिकल इम्प्यूरिटीज में सबसे आगे आता है TOC, टोटल ऑक्सीजन डिमांड। फिर होता है COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर होता है फास्फोरस और क्लोराइड, सल्फेट, अल्कलिनिटी, pH, हैवी मेटल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, प्योरिटी पॉल्यूटेंट्स। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ड्यू टू केमिकल इम्प्यूरिटीज के कारण वो क्या क्या होते हैं। अब इसके बाद आता है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू कॉन्टामिनेंट्स। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो कैसे हो, तो देखिए फ्रेंड, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू कॉन्टामिनेंट्स में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। सबसे पहले वो होता है BOD। फिर आता है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रिफिकेशन एंड माइक्रोबियल पॉपुलेशन। तो ये सब आता है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो यही सब कुछ कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स था वेस्ट वाटर का। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे करके यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया कि कैसे वहाँ पे वेस्ट वाटर निकलते हैं। तो इस टाइप में वहाँ से स्वेज की तरह से निकलते हैं, ये सब फैक्ट्रीज को दिखाया गया। तो इस टाइप में यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन तैयार किया गया था, ठीक है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। अब आगे हम लोग और भी देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जैसा कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ के बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की बात कर रहे थे, तो अब इसको और भी हम लोग अच्छे से डीपली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज यूज वाटर दैट ऑब्टेन फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस सच एज फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, for heating, for cooling, as carrier of raw materials, as carrier of waste matters, as a solvent। देखिए, इंडस्ट्री जो है वाटर का बहुत ही ज़्यादा पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए, कूलिंग पर्पस के लिए, और कैरियर ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए, उसके बाद में कैरियर ऑफ वेस्ट मैटर्स के लिए, फिर एज ए सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद जो रिजल्ट होता है वाटर का, द रिजल्टिंग वाटर इज देन क्लासिफाइड एज अ वेस्ट वाटर। इसके बाद जो रिजल्ट होता है वाटर का, ये सब इस्तेमाल करने के बाद, ये जहाँ पे हम लोग को पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने के लिए वाटर को मंगाए हैं, प्योर वाटर को, उसके बाद में जो वाटर रिजल्ट के बाद बचता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर बोलते हैं। तो यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि शुगर मिल्स के द्वारा कैसे वहाँ पे पॉल्यूशन या उसका शुगर मिल्स के द्वारा कैसे वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है, देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री के द्वारा कैसे यहाँ पे इफेक्ट हुआ, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए, शुगर इंडस्ट्री, सबसे आगे शुगर इंडस्ट्री में क्या होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो लो पीएच होगा, पीएच वैल्यू उसको कम होगा, हाई बीओडी होगा, उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा, फिर हाई वोलेटाइल सॉलिड्स होगा, उनमें वोलेटाइल सॉलिड की मात्रा ज़्यादा होंगे। इसका ट्रीटमेंट मेथड कैसे है, तो ये आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट मेथड में और भी आगे कैसे दिखाया गया कि यूजिंग डाइजेशन इन स्टेजेज विद डिटेंशन पीरियड ऑफ 1 and 6 days for the primary and secondary digester followed by oxidation pond। देखिए, उसमें हम लोग डाइजेशन स्टेजेस का इस्तेमाल करते हैं और डिटेंशन पीरियड का, मतलब कुछ कुछ समय के लिए वहाँ पर रोकते हैं उसको, और प्राइमरी और सेकेंडरी डाइजेस्टिंग सिस्टम को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीडेशन करवाते हैं पॉन्ड में। तो उसके द्वारा उस पर ट्रीटमेंट किया जाता है वेस्ट वाटर पे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार होता है, ये फिगर को आप लोग देख के समझ सकते हैं। देखिए, जहाँ तक हम जूम आउट करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे फर्स्टली क्या कि यहाँ पे सबसे फर्स्टली हम लोग यहाँ से समझते हैं कि मिल हाउस वेस्ट, यहाँ पे मिल हाउस वेस्ट यहाँ तक आया। मिल हाउस वेस्ट को क्या किया गया, ग्रीज ट्रैप तक पहुँचाया गया, जो कि 12 स्क्रीन्स के द्वारा गया। ये 12 स्क्रीन्स है, 12 स्क्रीन्स के द्वारा ग्रीज ट्रैप तक ले गया गया। वैसे ही अदर वेस्ट को वहाँ पे ही अप्लाई कर दिया गया, उसको भी 12 स्क्रीन्स के जरिए आगे की ओर प्रोसेस किया गया। और ये सब कहाँ आया, ये सब आया यूटिलाइजिंग कम फर्स्ट स्टेज डाइजेशन। फर्स्ट स्टेज डाइजेशन के पास में आया। यहाँ पे डिटेंशन पीरियड जो है 1 डे का होता है, 1 दिन का होता है। इसके बाद में एरोबिक लागून के पास में गया। एरोबिक लागून के में डिटेंशन पीरियड 6 डेज का होता है। इनमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 0.24 से लेके 0.32 तक जाता है, ठीक है, 0.32 तक। तो ये हो गया आपका एरोबिक लागून के पास में। इसके बाद में जब आगे बढ़ेगा तो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स के पास में जाता है। वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स के पास में यहाँ पे टाइम जो होता है वो 12 डेज होता है। तो इस प्रकार में यहाँ तक आने के बाद इफ्लुएंट निकलता है। इफ्लुएंट मतलब जो कि अब वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट को प्यूरिफाई हो चुका है। एक्सेस कंडेंसर वाटर एंड स्प्रेड पॉन्ड ओवरफ्लो, और एक्सेस जो वाटर होता है वो ओवरफ्लो कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आके इफ्लुएंट निकलता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ट्रीटमेंट हुआ, ये डाइजेशन के कारण हुआ, डाइजेशन ऑन द स्टेजेस। सिंपली ये बोला गया था कि यूजिंग डाइजेशन इन स्टेजेस विथ डिटेंशन पीरियड की तरह से यहाँ पे उस पर ट्रीटमेंट किया गया शुगर इंडस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रेंड डेयरी इंडस्ट्री। देखिए, डेयरी इंडस्ट्री
आप लोग भी इससे ज़्यादातर अवगत होंगे कि डेयरी इंडस्ट्री क्या होता है। तो देखिए, डेयरी इंडस्ट्री में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वेस्ट का, वो होता है हाई डिजॉल्व सॉलिड्स, उनमें ज़्यादा डिजॉल्व सॉलिड्स होंगे। उसके बाद में सस्पेंडेड सॉलिड्स के भी मात्रा होते हैं। फिर हाई बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होंगे। फिर आता है फास्फोरस की मात्रा होंगे, नाइट्रोजन की मात्रा होंगे, और ऑयल का एंड ग्रीस का मात्रा होता है ये वेस्ट में। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेस्ट का जो कि डेयरी इंडस्ट्री में होते हैं। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट मेथड जो होता है, ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार होता है कि सबसे आगे इफ्लुएंट क्या अप्लाई किया जाता है यहाँ पे, और उसमें बार स्क्रीन से क्रॉस करवाया जाएगा, बार स्क्रीन से। फिर ऑयल और ग्रीस ट्रैप से वहाँ पे आगे बढ़ा के फिर इक्वलाइजर आएगा। फिर उसको एरेशन टैंक में भेजा जाता है जहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। वहाँ से रीसर्कुलेशन होके सेडिमेंटेशन टैंक के पास में जाता है। वहाँ से स्लज बन के जो भी वहाँ पे वेस्ट मटेरियल होता है वो नीचे आ जाता है स्लज ड्राइंग बेड्स के पास। और जो क्लैरिफाइड इफ्लुएंट टू सेवर होते हैं, मतलब जो एक्चुअल वेस्ट निकलने के बाद जो मटेरियल बचते हैं वो यहाँ से पास आउट हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार था ये फिगर, आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इनमें और भी आगे क्या बोला गया कि फिजिकल ट्रीटमेंट लाइक अ स्क्रीन टू रिमूव फ्लोटिंग मैटर while and grease trap to remove while and grease etc is followed by aerobic biological treatment। फिजिकल ट्रीटमेंट जैसे कि स्क्रीन टू रिमूव फ्लोटिंग मैटर, जो भी फ्लोटिंग मैटर को हटाने के लिए, तो वो सब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आ जाता है, एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आता है। एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, ये हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के रूप में काम करता है। अब देखिए, इक्वलाइजेशन टैंक इज कॉमनली यूज्ड टू स्टेबलाइजेशन द प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट। इक्वलाइजेशन टैंक को इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है ताकि वो प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट को वहाँ पे प्रोवाइड कर सके, स्टेबल कर सके। ठीक है, फिर आता है सेटल्ड स्लज इन द सेटिंग टैंक इज टेकन टू स्लज ड्राइंग बेड। जैसा कि बात किए थे हम लोग फिगर में ही कि जो भी सेटल होगा स्लज, उसको स्लज ड्राइंग बेड तक पहुंचा दिया जाता है। एंड इफ्लुएंट इज डिस्पोज्ड इन सेवर और नियर बाय वाटर बॉडी और फॉर गार्डनिंग। तो उसको जो इफ्लुएंट जो बचता है उसको गार्डनिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, या वाटर बॉडी में उसको डाल दिया जाता है, मिला दिया जाता है। फिर आता है फ्रेंड डिस्टिलरी। देखिए, सभी जितना भी टॉपिक यहाँ पे आ रहा है सभी सिलेबस के अनुसार ही टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्टिलरी। डिस्टिलरी में सबसे फर्स्ट हम लोग एक पॉइंट है कि इन इंडिया देयर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैनी ऑफ देम आर नियर शुगर फैक्ट्रीज। देखिए, जो भी इंडिया में क्या कि बहुत सारा इंडस्ट्री अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बहुत सारा इंडस्ट्री अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, जिनमें वो सब कहाँ पे होते हैं तो शुगर फैक्ट्रीज के पास में ही होते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल द डाइल्यूटेड मोलेसेस आर फर्स्ट फर्मेनेटेड। जो भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है इंडस्ट्री के द्वारा अल्कोहल, तो उसमें सबसे आगे मोलेसेस को फर्मेनेट किया जाता है। तो मोलेसेस को फर्मेनेट करता है तो उनमें कैसे करता है वो हम लोग देखते हैं। कि देखिए, सबसे आगे क्या होता है कि इनमें हम लोग लाइम के द्वारा पास आउट करवाते हैं। लाइम के द्वारा जो स्पेंट वाश को पास आउट करवाते हैं, उसको न्यूट्रलाइजर वहाँ पे होता है। उसके बाद फिल्टर से उसको पास करवाते हैं, जहाँ पे सॉलिड केक जो भी बचता है नीचे की ओर वहाँ पे डिग आउट हो जाता है, या वहीं पे क्या हो जाता है, जम जाता है। फिर आता है ये जब आगे जाता है तो इवेपोरेटर एक होता है जहाँ पे टू कंडेंसेसर होता है वहाँ पे। तो ये थर्ड पॉइंट में, थर्ड यहाँ पे मेथड डिवाइस में आते हैं। उसके बाद ये जाते हैं हॉट गैसेस फॉर हीट रिकवरी स्टीम। हीट रिकवरी के लिए हॉट गैसेस यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, जिसमें इंक्लिनेटर लगा हुआ होता है। इसके बाद में जो बचता है वो सॉलिड रिच फ्रॉम इनपोटास, सॉलिड रिच होता है वो इनपोटास में। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस फ्लो सीट होता है जो रिकवरी ऑफ पोटास होता है डिस्टिलरी स्पेंट वॉश से। ठीक है, तो पोटास को कैसे रिकवर होता है ये प्रोसेस के जरिए होता है। ठीक है, इसके आगे आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर बात किया जाए तो सबसे आगे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है उनमें बीओडी का मात्रा ज़्यादा होगा, सीओडी का मात्रा ज़्यादा होगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा और सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा। तो और इसमें हाई अल्कलिनिटी होता है और हाई सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं। इनके ट्रीटमेंट मेथड जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं।
2 नंबर का चैप्टर है फ्रेंड, ज़्यादा इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना है, सिर्फ फिगर को धीरे धीरे समझ जाइए। कुछ कुछ पॉइंट को अगर आपको याद रहेगा, जैसे ग्रीज ट्रैप, इक्वलाइजिंग टैंक, और जैसे वहाँ पे इक्वलाइजिंग टैंक के बाद इफ्लुएंट और फिल्टर, ये सब का इस्तेमाल करके आप लोग फिगर अपने से भी बना सकते हो। उतना कोई ज़्यादा इसमें याद करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे सबसे आगे आता है स्कोरिंग बेस्ड, जो कि है ग्रिड चैम्बर से क्रॉस करता है। फिर ग्रिड चैम्बर से क्रॉस करने के बाद ग्रीज रिकवरी टैंक में जाता है, ये इक्वलाइजिंग टैंक तक पहुँचाता है इसको। इसके बाद में कोगुलेशन टैंक तक ये पहुँचता है। इसके बाद प्राइमरी सेटिंग टैंक के पास में जाता है, जो कि इसको डाइजेस्टर के रूप में नीचे की ओर जो भी टू ड्रायर्स के रूप में पहुंचा देता है। और जो यहाँ पे ड्रायर्स के रूप में इक्वलाइजिंग टैंक से जो नीचे नहीं जा पाते हैं, वो यहाँ से ऊपर की ओर ही कोगुलेंट से जाके प्राइमरी सेटिंग से जाते हैं यहाँ। उसके बाद में हाई रेट ट्रैकलिंग फिल्टर तक जाते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी सेटिंग टैंक तक जाते हैं। इसके बाद इफ्लुएंट यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो ये होता है फ्लो डायग्राम फॉर ट्रीटमेंट फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वेस्ट। अब इसके बाद आता है फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंबाइंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज गिवन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंबाइंड बायोलॉजिकल एंड और केमिकल दोनों ट्रीटमेंट दिया जाता है। बेस्ट फ्रॉस्ट पासेस थ्रू ग्रीट चैम्बर वेयर ग्रीट इज रिमूव्ड। बेस्ट को सबसे आगे ग्रीट चैम्बर से पास करवाया जाता है, जहाँ पे ग्रीट को हटाया जाता है। आफ्टर दैट इट गोज टू ग्रीज टैंक वेयर ग्रीज इज रिकवर्ड। इसके बाद ये ग्रीज टैंक के पास में जाता है, जहाँ पे ग्रीज रिकवर किया जाता है। देन टू स्टेबलाइज वेस्ट कैरेक्टर इट इज सेंड इन इक्वलाइजिंग टैंक। उसके बाद में उसको इक्वलाइजिंग टैंक के पास में भेजा जाता है, जहाँ पे उसको बेस्ट कैरेक्टर को स्टेबलाइज किया जाता है। फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, इफ्लुएंट इज सेंट टू ट्रिकलिंग फिल्टर टू स्लज ड्राइंग बेड। अब इसके बाद में जब सेडिमेंटेशन और कोगुलेशन दोनों साथ में होता है, तो एक इफ्लुएंट निकलता है, जो कि ट्रिकलिंग फिल्टर से स्लज ड्राइंग बेड तक पहुंचता है, ठीक है। देन इन सेकेंडरी सेटिंग टैंक एज शोन इन फिगर। और सेकेंडरी उसके बाद में सेकेंडरी सेटिंग टैंक तक जाता है। उसके बाद में इफ्लुएंट निकल जाता है, देखिए यहाँ पे सेकेंडरी सेटिंग टैंक तक जाता है। उसके बाद में यहाँ से इफ्लुएंट निकल जाता है। तो ये कुछ था पॉइंट यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अब आता है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा देखिए पानी का इस्तेमाल पेपर इंडस्ट्री में ही ज़्यादातर होता है, ठीक है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस्ट, वहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस प्रकार होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स होगा सबसे फर्स्टली हाई बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सबसे ज़्यादा होगा। फिर आता है हाई बीओडी एंड सीओडी रेट दोनों ज़्यादा होगा। फिर स्ट्रॉन्ग कलर उसका ज़्यादा होगा। हाई अल्कलिनिटी, हाई सोडियम कंटेंट, सोडियम का मात्रा ज़्यादा होता है। फिर आता है लिग्निन जो होगा वहाँ पे हाई होगा। और रेजिस्टेंट टू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंट होता है। तो इसका ट्रीटमेंट मेथड जो है वो ट्रीटमेंट मेथड 4 मेथड के रूप में इसको किया जाता है। सबसे पहले केमिकल रिकवरी ऑफ लिग्निन, फिर लाइम ट्रीटमेंट फॉर कलर रिमूवल, फिजिकल ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो ये 4 ट्रीटमेंट से इसको ट्रीटमेंट होता है। और उसके बाद में ये इफ्लुएंट को बाहर करता है, इफ्लुएंट निकलता है इससे, ठीक है। सबसे फर्स्टली इसको यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट आगे इसमें ब्लैक लिक्वायर होता है, जो कि फ्लो 4% और बीओडी, यहाँ पे बीओडी लिखा गया है, जो कि है 80% सबसे फर्स्टली। उसके बाद में इसको लाइम ट्रीटमेंट से क्रॉस करवाया जाएगा। इसको क्लैरिफायर से फिर आगे बढ़ा के कूलिंग किया जाएगा आगे। उसके बाद में न्यूट्रिएंट्स और इसको एनाएरोबिक लागून के पास में पहुंचा के, उसके बाद वहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो कि 92% और डिटेंशन पीरियड यहाँ पे 25 डेज, यहाँ पे एनाएरोबिक लागून के पास में 25 डेज रोका जाता है। फिर उसके बाद में एरिएटेड लागून, जब एनाएरोबिक से बाहर निकलेगा तो एरिएटेड लागून होगा, उसको बायोलॉजिकल रिडक्शन फिर 97% हो जाता है। फिर डिटेंशन पीरियड इसको फिर 15 डेज के लिए रखा जाता है। उसके बाद इसको फिर भेजा जाता है ऑपरेशन टाइम 3 डेज के लिए। और ये और भी जो अदर वेस्ट होता है तो उसको भी ग्रीड चैम्बर से लेके क्लैरिफायर, फिर कैल्शियम हाइपोक्लोरिनेट से पास आउट करवा कर स्टेबलाइजिंग टैंक तक पहुंचाया जाता है। वहाँ पे कलर रिडक्शन 70% और बीओडी 40 से 50%, डिटेंशन पीरियड 4 घंटा। और इसको यहाँ से पास आउट होने के बाद दोनों वेस्ट को एरिएटेड लागून से पास आउट करवा के, जो कि 3 दिन तक यहाँ फिर ऑपरेटिंग टाइम रहेगा और इसको से इफ्लुएंट निकलता है, ठीक है।
इफ्लुएंट। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं और भी क्या क्या इंडस्ट्री के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना था। इसके आगे है फ्रेंड ऑयल इंडस्ट्री। तो अब देखिए फ्रेंड, आगे है ऑयल इंडस्ट्री। ऑयल इंडस्ट्री क्या होता है कि द एवरेज लिक्विड इफ्लुएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफाइनरी यूनिट्स वैरी फ्रॉम रिफाइनरी टू रिफाइनरी एंड प्रोसेस टू प्रोसेस। ऑयल इंडस्ट्री में जो भी एवरेज लिक्विड इफ्लुएंट होता है वो हर एक रिफाइनरी यूनिट्स पे वैरी करता है और प्रोसेस वैरी करता है। An average Indian refinery has the following waste characteristics untreated waste। जो भी अनट्रीटेड वेस्ट होते हैं इंडियन रिफाइनरी में तो उसका फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे फ्री ऑयल उसमें होगा तो 2000 to 3000 mg पर लीटर होगा, ठीक है। उसके बाद में H2S और सल्फाइड होता है 10 to 220 mg पर लीटर। फिर फिनॉल्स होता है 12 to 30 मिलीग्राम पर लीटर। फिर आता है सस्पेंडेड सॉलिड्स जो कि 200 to 400 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद में इसका जो 5 डे BOD होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद में 5 डे BOD एट 20 डिग्री सेल्सियस। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 दिन के लिए अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो 100 से 300 मिलीग्राम पर लीटर उसका बेस्ट होगा। फिर होगा अल्कलिनिटी अगर 10 हो तो 250 mg पर लीटर उसका बेस्ट होगा। इसका ट्रीटमेंट जो होता है 6 जनरल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है मिनिमाइजिंग करने के लिए पॉल्यूशन को। सबसे फर्स्ट जो होता है बायोलॉजिकल के और फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है लिक्विड वेस्ट को बिफोर डिस्पोजल। फिर आता है ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ प्रोसेस वाटर टू रिड्यूस फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट एज वेल एज पॉल्यूशन। देखिए जो भी ट्रीटमेंट होता है रिसाइकलिंग प्रोसेस में तो रिड्यूस करता है फ्रेश वाटर को, ठीक है। फिर आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोसेस चेंजेस टू कीप द पोल्यूटेंट्स कॉन्सेंट्रेशन एट लोअर लेवल। देखिए जो भी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस होते हैं उनमें क्या होता है पॉल्यूटेंट्स कॉन्सेंट्रेशन को लोअर लेवल तक ले जाया जाता है। फिर आता है रिकवरी ऑफ यूजफुल केमिकल्स। जो भी यूजफुल केमिकल्स होते हैं उनका रिकवरी किया जाता है। फिर आता है सेग्रीगेशन ऑफ टॉनिक जैसे लिक्विड वेस्ट एंड इट्स रिमूव्ड, इक्वलाइजेशन एंड प्रोस्पोर्निंग ऑफ लिक्विड वेस्ट। तो ये सब कुछ पॉइंट है ट्रीटमेंट के लिए। तो देखिए सिलेबस में हम लोग का इतना ही पढ़ना था कुछ फैक्ट्री के बारे में, तो वो सब फैक्ट्री के बारे में यहाँ तक बताया गया। और भी हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं कुछ। तो देखिए फ्रेंड जो भी छूटने के बारे में अगर बात किया जाए तो हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिए। फिर वेस्ट वाटर फ्रॉम शुगर और उसका और डेयरी के और डिस्टिलरी टेक्सटाइल पेपर एंड पल्प एंड ऑयल इंडस्ट्री ये सब के वेस्ट के बारे में पढ़ लिए। उसके सजेस्टिव ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ लिए। तो यही सब इंडस्ट्रियल वेस्ट में पढ़ना था सिर्फ। ये टोटल 2 मार्क्स का चैप्टर है, इस चलते उस पर ज़्यादा आप फोकस भी नहीं आप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इसको समझिए थोड़ा बहुत, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर किन्हीं को फेसबुक या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। और फर्स्ट यूनिट का अगर कोई लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल।